हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। लास्ट में वो कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। और मैं आपको इसके बारे में ये भी बताऊं कि अभी आप देखेंगे पास्ट में 2 साल में क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने क्यों नेगेटिव रिटर्न दे रखा है। तो हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको लास्ट में पूरा डिटेल नॉलेज होगी। डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो इसका अगर आप देखें लॉन्च ऑन डेट, तो लॉन्च ऑन डेट इसका 1 जनवरी 2013 है। लेकिन अगर इसका तो आप देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को 13.2 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो 13.2 इयर्स में इसका अगर कैटेगरी रिटर्न देखें 18.61% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न देखिए 13.2 इयर्स में तो 16.36% तक का रिटर्न है। तो देखा जाए इसने अपनी कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में। लेकिन हाँ, मैं एक चीज बता दूं, अगर आप देखा जाए तो 7 से 8 साल अगर आप देखा जाए तो क्वांट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चला रही है। उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। तो इसको अगर आप ऑल टाइम रिटर्न के बेसिस पे जज करना एक फेयर चीज नहीं होगी। तो इसी बेसिस पे अगर मैं देखूं तो लास्ट के 5 साल का डेटा मैंने निकाल रखा है। तो कैटेगरी रिटर्न अगर देखा जाए 5 साल में तो 16.61% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का आप रिटर्न देखिए 5 इयर्स में 24.98% तक का मैसिव रिटर्न है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्वांट का स्मॉल कैप फंड का अगर आप देखिए 5 साल का रिटर्न अगर आप मान लीजिए 1 साल पहले अगर आपने इसका देखा होता ऑन एन एवरेज रिटर्न तो 35% तक का मैसिव रिटर्न आपको देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज 10% तक गिरावट देखने को मिला है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बता दूं, अगर मान लीजिए 1 से या 1.5 साल का अगर आप देखेंगे ये करीब करीब पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड 30 से 40% से गिरा है। मतलब इतने बड़े मार्जिन से गिरा है। तो यहाँ पे रीजन भी यही है क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है उसका थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो अभी हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं कि इसका बीटा कितना रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों रहता है, कितना रहता है। तभी इसका जो एवरेज रिटर्न है वो ज्यादा बड़ी तेजी से गिरा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट के जो 1.5 साल है या 2 साल है वो स्टॉक मार्केट के लिए तो ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। आप देखेंगे कि ज्यादातर निफ्टी 50 जो है वो हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज है, कभी कभार 0.5% या 1% या 2% क्रैश होता ही रहता है। तो ये उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है मंथली 10 साल तक कंटिन्यूअसली, तो आपका जो अमाउंट डिपोजिट था 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया था 3.49 लाख रुपीज में। तो अब देख पा रहे कि यहाँ पे जो आपका पैसा है 10 साल में अगर लगभग 3 गुना हो गया है। 3 गुना से आप मान सकते हैं लगभग आसपास ही है। तो 3 गुना पैसा होना। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.10 लाख रुपीज में। जी हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं गोल्ड में लास्ट के जो 2 साल में उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रखा है। लेकिन अगर आप देखेंगे उससे पहले मतलब 2 साल से पहले तो इसमें एक स्टेडीली ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 8 से 10% तक का ये रिटर्न देखने को मिला है। उससे भी आप मान सकते हैं कम, कभी कभी तो 7 या 6% भी देखने को मिला है। लेकिन लास्ट के जो 2 या 3 साल में अगर आप देखेंगे गोल्ड ने बड़ी तेजी से रिटर्न जो मतलब मान सकते हैं आप इसको डबल या 3 गुना हो चुका है। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट किया, अपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज कन्वर्ट हो गया बन गया होता 1.74 लाख रुपीज में। तो अब देख पा रहे कि मतलब गोल्ड ने जो है आपका पैसा लगभग डबल के आसपास ही दिया है। और अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में देखिए आपका जो पैसा है वो आपका 3 गुना से भी थोड़ा ज्यादा दे रखा है। और अगर मान लीजिए एफडी में करते हैं आपको एफडी तो आपको मतलब इन सब रिटर्न के आसपास भी नहीं, आप देख पा रहे 1.74 लाख रुपीज में अटका हुआ है। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया होता, 60,000 रुपए डिपॉजिट होता, और 1.17 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था, मतलब वो जो पैसा है वो लगभग डबल हुआ होता। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लास्ट के 2 इयर्स में आप देख पा रहे कि अप्रोक्स 45% तक का क्रैश देखने को मिला है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 5 साल में भी इन्वेस्टमेंट करते, एसआईपी करते, तो आपका जो पहले के 3 साल में है वो आपको मैसिव रिटर्न मिलता है। लेकिन लास्ट के जो 2 साल है उसमें आपको 45% तक गिरावट मिलकर ऑन एन एवरेज 1.17 लाख रुपीज हो पाता, मतलब लगभग डबल के आसपास। तो देख पा रहे कि यहाँ पे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 5 साल के हिसाब से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया अगर आप देखा जाए। लेकिन अगर आप इसका मतलब दे रखा है, क्योंकि पहले के 3 साल के हिसाब से लास्ट के जो 2 साल में उसके अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे रखा है। तो इसलिए ऑन एन एवरेज जो है वो भी आपको देखेंगे कि यार कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है। आप देख पा रहे 24.98% तक का। लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए जिन्होंने लास्ट के 2 साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा उनको पता होगा कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में उनका कितना लॉस किया है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
अब मान लीजिए रिस्क एंड रेशियो की बात करें, लास्ट के 5 साल का मैंने डेटा दे रखा है जो कि फंड और कैटेगरी को कंपेयर करके, तो अब देख पा रहे कि यहाँ पे जो दो मैंने पैरामीटर्स को चूज कर रखे हैं वो आपका बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो बीटा बेसिकली आपको क्या बताता है, बीटा बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है, तो इससे आपको पता चलता है कितना रिस्की है। तो ये अगर 1 से नीचे हो, थोड़े से ठीक ठाक माना जाता है, तो देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 0.87 है और कैटेगरी देखा जाता है 0.82 है। मतलब ये कैटेगरी से ज्यादा रिस्क लेके चलता है और कैटेगरी से ज्यादा इसमें वॉलिडिटी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, देखिए आपका जो एक एवरेज रिटर्न होता है ना, मतलब मान लीजिए आपको 10% तक का एवरेज रिटर्न है, 10% से कितना प्लस और कितना माइनस, उसके बीच में एक रेंज बन जाती है, वो रेंज के बीच में आपको हर साल रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो उससे अच्छा खासा माना था, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेंज थोड़ा कम हो जाता है तो पॉजिटिव रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 18.03 है और कैटेगरी देखा जाए तो 17.13 है। तो देखा जाए यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड और कैटेगरी के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज्यादा है कैटेगरी कंपैरिजन में, और कैटेगरी का भी ज्यादा है, स्टैंडर्ड डिविएशन 17 देखा जाए तो हम मान सकते हैं अगर इसका एवरेज रिटर्न 10% है तो 10 प्लस 17 कर दीजिए कैटेगरी का भी, या फिर आप इनका कर दीजिए 10 प्लस 18.03, तो देखो 28.03 और 10 माइनस 18.03, तो माइनस 8.03। तो देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे आपका माइनस 8.03 से लेकर 28.03 का मतलब एक रेंज बन जाता है, उसी के बीच में आपको हर साल एक रिटर्न मिलने के चांस मिलते हैं। तो ये जितना कम हो उससे अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दे रखा तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। तो यहाँ पे रिस्क के मामले में डेफिनेटली एक सुपर नेगेटिव फीडबैक है, रिटर्न के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन हाँ, जिन्होंने लास्ट के 2 साल में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनका तो पैसा बहुत ही तगड़ा डूबा होगा, वो उनको पता ही होगा। 45% से पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड डूब रखा है। लेकिन हाँ, पूरा हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको ये बताऊं कि मतलब ये कब बढ़ने के चांसेस है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर जारी रखें अपना कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका अभी 2 साल से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉस हो रखा है, आगे और लॉस होने के चांसेस है कि नहीं, तो सब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूजन में क्या ऐसे म्यूचुअल फंड को पिक करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में आपको 6,000 से 7,000 म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, तो उसमें से आपको कौन सा म्यूचुअल फंड को पिक करना चाहिए, आप कंफ्यूजन में है, तो आप ऐसे में आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। उसका नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। जी हाँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको 100 म्यूचुअल फंड के टिप्स बता रखे हैं, और उस बेसिस पे आप एक म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने खुद के बेसिस पे। देखिए मैंने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रखे, क्योंकि देखिए मैं कभी एक टाइम पे बिगिनर था, तो आप भी अभी बिगिनर है, तो आपको डेफिनेटली ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बुक है वो आपको हेल्प करेगी। और आपका दूसरी बुक है वो आपका नाम है द इंडियन इन्वेस्टर्स गाइड टू म्यूचुअल फंड फॉर्मूलाज। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला के बारे में पता नहीं चल रहा है, मतलब मान लीजिए आपका CAGR क्या होता है, XIRR क्या होता है, तो आपको बहुत ही इजी वे में मैंने इस पर्टिकुलर बुक में बता रखा है कि आप कैसे एक फॉर्मूला के आपको एक अच्छा खासा रिटर्न कैसे मिल रखा है, मतलब किस बेसिस पे आपको एक एग्जैक्ट रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सब कुछ इस पर्टिकुलर बुक में दे रखा है। तब मैंने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको वहां से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे अबव एवरेज है, और मतलब रिटर्न जो कंपेयर करे कैटेगरी से 5 साल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑल टाइम में कोई दूसरी कंपनी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चलाती है, तो तब हम जज करना फेयर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करते हैं, यहाँ पे रिस्क बहुत ही हाई है, मतलब यहाँ पे कैटेगरी से भी हाई लेके चला, वैसे तो रिस्क ही है ही ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, फिर कैटेगरी से भी हाई रिस्क लेके चल रहा है, तो यहाँ पे रिस्क पे भी रिस्क बन जाता है इस पर, अगर जो भी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिनको जो 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको पता होगा कि कितना ज्यादा रिस्की फंड है। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें, मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, तो एसआईपी 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने लमसम कर दिया, तो लमसम अपना 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। अब एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एम का साइज अगर ज्यादा, उसमें अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पे लोगों का भरोसा है, तभी यहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रखा है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत ये आती है कि फंड मैनेजर मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाँ, तो फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मान लीजिए एम साइज कम हो तो डेफिनेटली वहां पे मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो इसका एम साइज कम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 27,654 करोड़, जो कि एक अच्छा खासा एम साइज है, मतलब लोग यहाँ पे ज्यादातर भरोसा कर रहे हैं, तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो एम साइज के मामले यहाँ पे डेफिनेटली सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर दिमाग लगाते हैं, अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। लेकिन हाँ,
एक चीज बताता हूँ, जहाँ पे फंड मैनेजर का दिमाग लगता है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताऊँ, क्वांट की बात करूँ तो यहाँ पे क्वांटिटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। ये क्वांटिटिव अप्रोच मतलब यहाँ पे जो एल्गोरिदम को फॉलो किया जाता है, मतलब एआई या फिर आप मान सकते हैं डेटा साइंस जो होता है उसको, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके एनालिसिस करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोटेंशियल है और ये फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो है ना वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखें एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है इतना, मतलब मान लीजिए आपको 0.81%, तो आपको 0.81% तक का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा अपने टोटल जो अमाउंट है। तो वो देखिए 0.81% आपको भले ही कम परसेंटेज दिख रहा होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन सकता है, वो भी 0.81%। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो थोड़ा सा कम हो सकता था, 0.6% या 0.5% हो सकता था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उनका ज्यादा दिमाग लग नहीं रहा है, क्योंकि क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1% से तो नीचे है। देखिए 1% से ज्यादा होता है तो ज्यादा खराब रहता है वहां पे आप, देखिए 1% से ज्यादा अगर आप एज एन मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर 0.81% है तो मैं यहाँ पे ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा ना तो एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया, आपको तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो अगर मान लीजिए अपने 1 साल के बाद एग्जिट मारा तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। अब मान लीजिए 1 साल से पहले अपने एग्जिट मारा तो कोई 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद अपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सबसे मेन बात पे थे वो मार्केट कैपिटल। जी हाँ, तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे आपका मिड कैप में 4.54% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में आपका 66.98% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में आपका 23.83% का एलोकेशन है और अदर्स में देखा जाए 5.24% का एलोकेशन है। देखिए जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड पिक करते हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम जो 65% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक मिनिमम थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रखा है, क्योंकि रिस्क कम करने की कोशिश करने के लिए कर रखा है। लेकिन यहाँ पे लार्ज कैप पे आप देख पा रहे 23.80% एलोकेशन, जो कि एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। जी हाँ, देखिए मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉलो कर रखा है स्मॉल कैप में। देखिए स्मॉल कैप में अगर आप 100% ले लेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिनिमम रिस्क मतलब जो मिनिमम 65% सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से इन्होंने पिक कर रखा है, और बाकी के जो बच्चे वो लार्ज कैप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि रिस्क को थोड़ा एडजस्ट कर सके। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो 66% तक का जो एलोकेशन स्मॉल कैप में है वो भी बहुत ज्यादा मतलब जो रिस्की होता है, म्यूचुअल जो बहुत ही ज्यादा रिस्की स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तभी यहाँ पे जो क्रैश होने के जो चांसेस रहते हैं वो थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो 63% है वो ज्यादा रिस्की स्टॉक में एलोकेशन हो रखा है जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मार्केट कैपिटल के मामले में देखिए क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो कर रखा है तो वहां पे एक नेगेटिव फीडबैक रह जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इनका जो तरीका है, मतलब जो मिनिमम थ्रेशोल्ड को फॉलो करना, 66% तक का जो है स्मॉल कैप में लेना और बाकी के जो बचे मैक्सिमम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना, जो वो कि एकदम परफेक्ट है। लेकिन जो 66% तक का जो एलोकेशन है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच से फॉलो किया गया, मतलब वो उस तरीके से उन्होंने स्टॉक को पिक कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पे जो 66% का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा रिस्की बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव फीडबैक। अब टॉप 5 सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 21.86% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में देखा जाए तो 15.54% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में देखा जाए 14.69% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में देखा जाए तो 13.67% का एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में देखा जाए 8.10% का एलोकेशन है। देखिए एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो 5 जो सेक्टर है उसमें अच्छा खासा इन्होंने एलोकेशन कर रखा है, प्रॉपर्ली डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। तो यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा सेक्टर एलोकेशन के मामले में। और फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फंड मैनेजर आप देख पा रहे हैं कि संजीव शर्मा इनका 9.12 ईयर्स एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, अंकित ए पांडे इनका एक्सपीरियंस है 5.84 ईयर्स, उसके बाद आपका संदीप टंडन का एक्सपीरियंस है 4.86 ईयर्स, वरुण पठान इनका एक्सपीरियंस है 3.95 ईयर्स, आयुष कुंभात इनका एक्सपीरियंस है 0.9 ईयर्स, उसका समीर काटे इनका एक्सपीरियंस है 0.6 ईयर्स, उसका युक्त तुग्रेवाल इनका एक्सपीरियंस है 0.6 ईयर्स। तो देखा जाए एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे जितने भी मतलब फंड मैनेजर्स है वो ठीक ठाक से एक्सपीरियंस है। आप देख पा रहे हैं कि 3-4 फंड मैनेजर को छोटे, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं, डेफिनेटली फेस करने को नहीं पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी तो ज्यादा है, क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर आप देख पा रहे हैं कि जो संजीव शर्मा है,
आपके अंकित पांडे और संदीप टंडन है, और यहाँ पे वरुण पटानी। इनका एक्सपीरियंस आप देख पा रहे हैं कि मतलब 4 साल के आसपास है, 4 साल से ज्यादा है, तो 9 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का 4 साल है, किसी का 3 साल है। तो ये एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं फेस करने को पड़ेगा। ये एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए आप इनके पास हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, पास्ट में उन्होंने कैसे रिटर्न दिलवा रखे हैं, इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, तो यहाँ पे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर, क्योंकि आप जब एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वहां पे मैनेजर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैनेजर जो है वो दिमाग लगा के वो फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं। कोई ये फंड जो है ये फंड आपको रिटर्न नहीं दिलवाता है, वो फंड मैनेजर दिलवाते हैं। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4/5 रेटिंग दे रखा है। तो देखिए भले ही लास्ट के 5 साल में अगर आप रिटर्न देखें तब भी कैटेगरी को बड़े मार्जिन से बीट कर है, जो कि लास्ट के 2 साल में इसमें करीब करीब 50% के आसपास, मतलब 50% मान सकते हैं, 40 से 45% तक का जो आसपास ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में गिरावट देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे लास्ट के जो 2 साल है वो आपका स्टॉक मार्केट का कुछ ज्यादा अच्छा खासा नहीं रहा है। निफ्टी का जो मूवमेंट रहा है वो ज्यादातर निफ्टी 50 का अब देखा जाए तो साइडवेज मूवमेंट रहा है, मतलब कोई ज्यादा कभी ऊपर नहीं गया, ज्यादा ऊपर नहीं गया, कभी ज्यादा नीचे नहीं गया, वो एकदम साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे उस मामले में देखा जाए तो साइडवेज मूवमेंट में भी अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस बेसिस पे भी आप समझ पा रहे हो कि मतलब रिस्क कितना ज्यादा है। 2 साल के हिसाब से साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड में आपको 45% तक का गिरावट, 40 से 45% तक का गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल कैप है उसमें ज्यादातर मेजर करेक्शन देखने को मिला है। तो मेजर करेक्शन के तौर पे सबसे ज्यादा करेक्शन जो होता है वो आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटिव अप्रोच फॉलो किया जाता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क बना रहता है। तो मैं आपको अगर सजेशन दूंगा, सजेशन की बात करें, क्योंकि देखिए मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ किसी का, या फिर मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको जस्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये जब स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड आप पिक करते हैं ना तो वो ज्यादा रिस्की रहता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका रिस्क पे भी रिस्क है, तो रिस्क पे भी आप जब रिस्क ले रहे हैं तो यहाँ पे आप में उतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब देखिए मेरे को पुराने वीडियोस में देखेंगे कई लोग मुझे गाली देते हैं अपने क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में क्यों नहीं बताया। देखिए अभी लास्ट के जो 2 साल में है उनको पता होगा कि भाई क्यों नहीं बताया, जो मेरे वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि लास्ट के जो 2 साल में आपको पता चल गया होगा कि मतलब जब गिरता है ना तो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो मार्केट में क्रैश मिलता है वो आपका क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही है। जी हाँ, अब अगर आप साइडवेज निफ्टी की 50 के साइडवेज मूवमेंट में भी अगर आप देख पा रहे कि इतना ज्यादा क्रैश देखने को मिला है स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप का थोड़ा बहुत माइनर करेक्शन में अगर आप देखने को मिला कि 45% का क्रैश, तब देखिए आप सोच पा रहे हो कि जब जब एक्चुअल प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी तो यहाँ पे कितना ज्यादा आपको क्रैश देखने को मिल सकता है। तो आप इतना मतलब अपने में अगर आपके पास कैपेबिलिटीज है, इतना ज्यादा रिस्क एपिटाइट है आपके पास, तो तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल ही मत करिएगा। ये म्यूचुअल फंड आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो का 5 से 10% अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, मैंने बोल दिया अपना जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं सुनाता रहता हूँ। थैंक यू।